हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं हूं मोहम्मद खालिद। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की गणित, और हमने पिछले वीडियो में अभ्यास 5A के 5 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। आगे के 5 प्रश्न और बचे हैं, प्रश्न नंबर 6 से लेकर के 10 तक के, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, बहुत जल्दी से इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, ये कह रहा है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 सेंटीमीटर हटाकर लगाया गया है। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, एक सीढ़ी होगी 65 डेसीमीटर लंबी और एक दीवार होगी। ये हमने बना दिया दीवार, ये मान लेते हैं कि क्या है, दीवार है। ठीक, और एक सीढ़ी को इससे लगाया गया है, तो सीढ़ी को हम दीवार से ऐसे ही तो लगाते हैं, इस तरह से सीढ़ी को लगा दिया। बहुत अच्छी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख दिया खाली कि ये दीवार है और ये सीढ़ी है। ठीक है, समझिएगा, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, बस ऐसे समझ लीजिए। 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई जो है 65 डेसीमीटर है। तो अब देखिए, एक त्रिभुज जैसा बना है, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी है और 25 डेसीमीटर हटा कर लगाया गया है। इसका मतलब ये दीवार से जितना इसको हटाया गया है वो कितना है, 25 डेसीमीटर। 25 डेसीमीटर दूर है, इसको हटा करके लगाया गया है। और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 65 डेसीमीटर। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, समझिएगा। 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है 65 डेसीमीटर की है और दीवार से 25 सेंटीमीटर हटा करके इसको लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब दीवार से सीढ़ी की ऊंचाई, ऊपरी सिरे की ऊंचाई यहाँ तक की, मतलब ये वाली हमको लंबाई AB, अगर जो इसको मान लें, इसको C मान लें, तो हमें AB निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग होते हैं। तो यही समझ लीजिए पाइथागोरस प्रमेय की उपयोगिता है कि अगर जो हमें सीढ़ी की लंबाई मालूम है और 25 डेसीमीटर इसको खिसका करके लगाया गया है, तो ये हाइट कितनी होगी, ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किसका वर्ग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, AC का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। इसका मतलब AB के वर्ग के और प्लस, और इधर नीचे वाली भुजा ले लीजिए BC के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि अगर जो AB हमें निकालना हो तो इसमें से इसको ले आके पहले घटा लो, तो ऐसे लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AC स्क्वायर लिख दिया माइनस BC स्क्वायर रख दिया बराबर AB स्क्वायर, मान बाद में रख दीजिए, तो ऐसा भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए AC का वर्ग, AC कितना है 65, 65 का वर्ग माइनस BC कितना है 25, हमने लिख दिया 25 का वर्ग बराबर AB का वर्ग। ठीक है, तो 65 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 65 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमने 65 को 65 से गुणा किया। लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, शायद आपको मालूम होगी या नहीं भी मालूम हो तो समझ लीजिए। अगर जो कोई ऐसी गिनती है जिसके लास्ट में 5 आता है, उसका वर्ग करना हो, तो आप क्या करेंगे, पहले 5 का वर्ग लिख दीजिए 25, और 6 और 1 आगे बढ़ा लीजिए, 6 और 1 आगे 7, 6 और 7 की गुणा करके लिख दीजिए 6 7 42, 4225 इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है, ये अक्सर YouTube पे मिल जाती है या बहुत लोग बताते रहते हैं। नहीं आपको ट्रिक मालूम है, नहीं समझना चाहते, कोई बात नहीं, 65 को 65 से गुणा कर लीजिए, 4225 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बराबर कितना होगा, फिर वही ट्रिक से निकाल दीजिए और आसान रहेगा। 5 का वर्ग पहले लिख दीजिए 25, फिर 2 में 1 बढ़ा दो 3, तो 2 3 की गुणा कर दो, 2 3 6, 625, बड़ा आसान है। तो इस तरह से वर्ग बहुत आसानी से निकल आता है। तो 65 का वर्ग हुआ 4225 और 25 का वर्ग हुआ 625 बराबर AB का वर्ग। ठीक है, 4225 में से 625 घट गया, कितना बचा, ध्यान से समझिएगा। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 12 में से 6 गया 6,
3600 बराबर ए बी का वर्ग। तो आपको पता है 6 का वर्ग 36 होता है, 2 जीरो लगे हैं, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 60 का वर्ग। थोड़ा सा सोचिएगा, 60 का वर्ग हो गया, वर्ग वर्ग कट गया, तो ए बी आ गया 60 और मात्रक क्या होगा, जो इनके मात्रक होंगे 65 डेसीमीटर था, 25 डेसीमीटर था, तो ये भी होगा 60 डेसीमीटर। तो दीवार की जो ऊंचाई होगी वो 60 डेसीमीटर होगी। यही हमारा उत्तर है। सॉरी, दीवार की पूरी ऊंचाई का पता नहीं कितना होगा, लेकिन ये जो ऊपरी सिरा है और ये आधार है, यहाँ तक की ऊंचाई होगी 60 डेसीमीटर। यही हमें निकालना था, यही हमारा उत्तर है। नंबर 7, ये जो 7वां प्रश्न दिया है ये कह रहा है 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे पर बंधा हुआ है। तो देखिए एक खंभा होगा, ये खंभा दिया हुआ है और इस खंभे की लंबाई, ये जो खंभा दिया हुआ है इसकी लंबाई भी दे रखी है। 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई दी हुई है 24 मीटर और ये मान लेते हैं ज़मीन है, और यहाँ पे ये तार दिया हुआ है, एक तार ये बंधा है। ये क्या है, एक तार बंधा हुआ है और इसकी लंबाई है 26 मीटर। 26 मीटर ये तार है, ठीक है। ये खंभा हो गया, खंभे से एक तार ऐसे बांधा गया है 26 मीटर का। खंभा कितना है, 24 मीटर ऊंचा है। तो ये कह रहा है कि खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है, दूसरा सिरा ज़मीन में गड़ा हुआ है। तार का एक सिरा ऊपर है और दूसरा सिरा ज़मीन में गड़ा हुआ है। ज़मीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करो। खंभे का निचला सिरा ये है, तार का निचला ये सिरा है, इसकी दूरी हमें निकालनी है, ठीक है। अगर जो हम इसको ए बी सी हम लिख दें तो हमें बी सी दूरी निकालनी है, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि खंभा ज़मीन में सीधा सीधा गड़ा होता है, इसका मतलब ये कोण 90 अंश का होगा, ठीक। तो ये जब कोण ये 90 अंश का हमको पता चल गया कि ये कोण 90 अंश का है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। ए सी का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा ए सी है, तो ए सी का वर्ग बराबर किसके होगा, ए बी का वर्ग और प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। तो ए सी का वर्ग कितना होगा, देखिए 26 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग कितना होगा, ए बी 24 है तो 24 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग कितना होगा, ये हमको पता करना है और उसके बाद बी सी की लंबाई निकालनी। 26 का वर्ग होता है 676, ठीक है, ये हमको याद है, वरना आप 26 को 26 से गुणा करके निकालिए। 24 का वर्ग 576 होता है, ये भी हमको याद है, तो 24 गुणे 24, ठीक है, 24 की गुणा करिए 576 आएगा, प्लस बी सी वर्ग। 676 में से इसको ला के इधर घटा दो 576 को, बराबर आ गया बी सी का वर्ग। 676 में से 576 घट गया, कितना बचा 100, 100 बराबर बी सी का वर्ग। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग। तो बी सी कितना आ गया, बी सी आ गया 10। मात्रक क्या होगा, सब मीटर में दिया है तो 10 मीटर, ठीक है। तो ज़मीन से और खंभा का निचला सिरा और तार का निचला सिरा, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 10 मीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं। क्या दिया है, पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। देखिए पहला दिया हुआ है 3 4 5, ये पाइथागोरियन त्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पाइथागोरियन त्रिक का मतलब ये हुआ कि अगर जो आप इन भुजाओं को ले करके आप एक त्रिभुज की रचना करिए तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अगर जो हम पटरी प्रकार ले करके 3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच दें और 4 सेंटीमीटर लंबी एक खींचें और फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर खींच करके त्रिभुज बनाने का प्रयास करें, तो ये 5 ये होगा, मान लो 3 ये होगा, 4 ये होगा, तो ये समकोण त्रिभुज की ही आकृति बनेगी। अगर जो समकोण त्रिभुज की आकृति बनती है तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में दिया है ये ऑलरेडी पाइथागोरियन त्रिक है, इसका मतलब इनसे समकोण त्रिभुज जरूर बनेगा। अब देखिए प्रश्न क्या है, जरा गौर से समझिएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। हमें इससे 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाने हैं। पाइथागोरियन त्रिक कैसे बनाएंगे, 3 और कैसे बनाएंगे, इससे ध्यान दीजिएगा।
अगर जो हम इस पूरे त्रिभुज को बिल्कुल जस्ट डबल कर दें, सारी भुजाएं डबल कर दें, जैसे 3 का हमने 6 कर दिया और 4 का 8 कर दिया और 5 का 10 कर दिया, तो ये भी एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। 6, 8 और 10 ये भी क्या होगा? पाइथागोरियन त्रिक होगा। अगर जो हमने और डबल कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो आकृति तो वैसे ही रहेगी। मान लो हमने इस बार 3 गुना कर दिया, समझिएगा 3 का 3 गुना कितना हो गया? 9, ये साइड 9 हो गई। 4 का 3 गुना, 4 तियाँ 12, ये साइड हो गई 12। 10 इसका 5 का 3 गुना 15, ये साइड हो गई 15। तो ये एक अन्य पाइथागोरियन त्रिक हो गया। इसकी साइडें कितनी होंगी? 3 गुना किया था 9, ये हो गई 12, ये हो गई 15। ये भी एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। इसी प्रकार से 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, 6 गुना कर दें, आकृति वैसी ही रहेगी। तो आप कैसे भी पाइथागोरियन, ये जो अन्य पाइथागोरियन त्रिक अगर जो निकालनी है तो आप 2 गुना कर दीजिए, चाहे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे आप कर दीजिए। 3 बनाने थे तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। पहला त्रिक क्या हो जाएगा? इसको हमने 2 से गुणा कर दिया सभी को, ठीक है। 2 गुणे 3 और कामा 2 गुणे 4 कामा 2 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा? 2 तियाँ 6, 8, 10, ठीक है। दूसरा त्रिक भी बना लेते हैं, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने 3 से सभी को गुणा कर दिया, ठीक है, और 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 9 और 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। और तीसरा त्रिक भी बना सकते हैं। तीसरा त्रिक क्या हो जाएगा? तीसरा त्रिक हो जाएगा, अब हमने इसको 4 से गुणा कर दिया, 4 गुणे 3 कामा 4 गुणे 4 कामा 4 गुणे 5, ठीक है। तो 4 तियाँ 12, 4 चक्को 16, 4 पंचे 20, ये तीसरा त्रिक हो गया, ठीक है। तो पहला वाला ये 3, 4 और 5 दिया था। इसी तरह से दूसरे वाले से भी बनाना है, तो दूसरे से भी बनाना है, तीसरे से भी बनाना है, आप बना सकते हैं। तो देखिए सेकंड वाला क्या दिया था? सेकंड वाला ये दिया है 5, 12, 13। तो हम लिख सकते हैं पहला त्रिक क्या होगा? हमने लिख दिया 2 से गुणा कर दिया 10 और 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, ठीक है। विस्तार रूप में जैसे पहले लिखा था ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा त्रिक हमने मान लो 4 से गुणा कर दिया, 4 पंचे 20 और 12 चौक 48 और 13 चक्कू 52, ये भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा त्रिक क्या हो जाएगा? तीसरा त्रिक हमने 5 से गुणा कर दिया, 5 25, 12 पंचे 60, 13 पंचे 65, ये भी हो सकता है। ये तीसरा त्रिक हो गया है, ठीक है, सेकंड नंबर हो गया। इसी तरह से जो थर्ड नंबर दिया हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये 8, 15, 7, तो इससे पहला त्रिक क्या बनेगा? पहला त्रिक हो सकता है 2 से गुणा कर दीजिए, 2 8 16, 15 दूना 30, 7 दूनी 14। दूसरा त्रिक क्या हो सकता है? चलिए 5 से गुणा कर दीजिए, 5 8 40 और 15 5 75 और 5 7 35, दूसरा त्रिक हो गया है। इसी तरह से तीसरा त्रिक क्या हो सकता है? देखिए अब हमने इसको 10 से मान लो गुणा कर देते हैं तो ये 80 हो जाएगा और 150 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम कितने भी त्रिक बना सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारा 8वां कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ प्रश्न नंबर 9। ये प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। ये जो 9 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये बताना है कि कौन सा पाइथागोरियन त्रिक है, कौन सा नहीं है। पहला दिया हुआ है 5, 12, 13, हमें ये बताना है पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं। तो इन भुजाओं को लेकर के अगर जो हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो वो त्रिभुज अगर जो समकोण होता है तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है, वरना पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन के द्वारा भी निकाला जा सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है, ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज अगर जो होता है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ऐसा हमने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है।
अब इसका विलोम समझिए। अगर जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसका अपोजिट, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब उसी चीज़ का उपयोग अगर जो यहाँ पर कर लीजिए, उसी अवधारणा का उपयोग अगर जो यहाँ पे कर लीजिए तो हम जान जाएंगे कि यह पाइथागोरस प्रमेय है कि नहीं, अर्थात इसमें लागू है कि नहीं। और लागू होगा तो ये समकोण त्रिभुज अवश्य होगा, अर्थात ये पाइथागोरियन त्रिक होगा। तीनों मान पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। थोड़ा विस्तार से पहला प्रश्न समझा रहे हैं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग या सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ले लीजिए, भुजा के बजाय छोड़ दीजिए, संख्या ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ये किसके बराबर होगा? देखिए, सबसे बड़ी संख्या इनमें से 13 है, तो 13 का वर्ग होता है 169, हमने लिख दिया। शेष दो छोटी भुजाओं के या संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, वर्गों का योगफल। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना हुआ? ध्यान दीजिए 25, और 12 का वर्ग होता है 144, और जोड़ दीजिए 169। तो देखिए ये वाला मान बराबर आया। अगर जो ये बराबर आता है तो हम लिख देंगे अतः 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, पूरा डिटेल में लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर शेष दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, अतः 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक है। लेकिन अगर जो आप इतना विस्तार से नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि आपको केवल पता लगाना है कि यह पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम लोग सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं कि वो पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। ये जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसमें दिया है 7, 8 और 15। सेकंड दिया है 7, 8 और 15। ठीक है, तो देखिए इसको अब हम विस्तार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमें केवल पता लगाना है कि त्रिक है कि नहीं। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 15। तो हमने लिखा 15 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है? आपको पता है 15 गुणे 15, 15 की गुणा होती है 225। हमने ये निकाल लिया, 15 15 225। ठीक है, शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल को ले लीजिए। 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, इनको जोड़ना भी होगा। 7 का वर्ग कितना? 49। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो ये जोड़ दीजिए, तो 9, 4, 13 हो गया। वहाँ से लगा 1, 6, 4, 10 और 1, 11, 113। तो आप देखें कि ये संख्या इसके बराबर नहीं है, अर्थात ये जो 15 का वर्ग है ये बराबर नहीं है 7 का वर्ग के प्लस 8 के वर्ग के। अतः हम लिख सकते हैं 7, 8, 15 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, इससे एक और मतलब ये निकलता है कि अगर जो आप 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजाएं लेकर के एक त्रिभुज की रचना करिए तो एक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, कुछ और प्रकार का बनेगा, लेकिन समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, अर्थात इसमें पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई नहीं हो सकती, उसको लागू नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जब लागू नहीं हो पाएगी जिस त्रिभुज में, उसी को कहेंगे कि इसकी भुजाएं पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। इसी तरह से थर्ड नंबर देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, 6, 7, 8। तो इसको भी देखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, 8 का वर्ग 64 हो गया। ठीक, उसके बाद जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, तो 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। तो इसको भी जोड़ करके निकाल लीजिए। चलिए इधर ही लिख देते हैं। तो कितना हो गया? 9, 6, 15 का 5, यहाँ से लगा 1 और ये जोड़ दीजिए तो 85 आ गया। हम लिख देंगे कि 8 का वर्ग बराबर नहीं है 6 का वर्ग प्लस 7 के वर्ग के। तो हम लिख देंगे अतः 6, 7, 8
पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं निकला। चलिए थर्ड के बाद एक और देख लेते हैं, फोर्थ वाला, चौथा वाला देखते हैं पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। अब तो आप अपने आप ही कर सकते हैं। ये जो चौथा वाला दिया हुआ है 8, 15 और 17, ये दिया हुआ है 8, 15 और 17। चलिए देखते हैं ये है कि नहीं। तो सबसे बड़ी भुजा 17 है, तो 17 का वर्ग निकालिए। 17 की गुणा कितनी होती है? 289 होती है। हमको याद है, आप लोग गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, इसको निकालिए। 8 का वर्ग होगा 64, 15 होता है 225। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 4 9 और 6 और 2 8, 2 ये। अब देखिए ये दोनों बराबर आए, हम लिख सकते हैं 17 का वर्ग बराबर है 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। तो अतः 8, 15, 17 पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह से ये चौथा वाला था, एक लास्ट वाला देख लेते हैं, पांचवा वाला देख लेते हैं। पांचवा भी दिया हुआ है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी हम लोगों की। पांचवा दिया हुआ है 3, 4, 5। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25। अब ये तो आ गया। 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ठीक है, हम लिख सकते हैं अतः 3, 4, 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं किताब में दिया हुआ प्रश्न नंबर 10, लास्ट प्रश्न है ये। यह कह रहा है सत्यापन कीजिए कि यदि कोई n विषम संख्या है तो n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरियन त्रिक हैं। देखिए इसमें कुछ मान दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है n और दूसरा दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 1/2 और दिया हुआ है कि n स्क्वायर प्लस 1/2। ये कह रहा है कि यदि n कोई विषम संख्या है तो इसको सत्यापित कीजिए कि यह पाइथागोरियन त्रिक हैं। n कोई विषम संख्या है, कोई विषम संख्या ले करके हम इसका मान पहले निकालेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। उसके बाद हम ये देखेंगे कि यह पाइथागोरियन त्रिक होता है कि नहीं होता है। तो हमको इसको सत्यापन करके दिखाना है कि यह पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो देखिए हमें एक कोई संख्या लेनी होगी, माना n बराबर कोई संख्या ले लीजिए जो विषम हो। प्रश्न में लिखा है कि विषम संख्या, माना n बराबर 5, ये भी एक विषम संख्या होती है। चलिए 5 ले लेते हैं। तो n बराबर 5 होगा, तो दूसरी संख्या जो n स्क्वायर माइनस 1/2 है, तो ये कितनी होगी? तो देखिए कितनी होगी, n स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 1/2। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25 माइनस 1/2। 25 में से 1 घट गया, कितना बचा? 24, 24/2। 2 से 24 को भाग करिए, कितना आएगा? 12। तो n बराबर 5 है, तो n स्क्वायर माइनस 1/2 ये होगा 12। इसी तरह से n स्क्वायर प्लस 1/2 ये कितना होगा? देखिए n स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1/2। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 प्लस 1/2। 25 और 1 कितना हो गया? 26, 26/2। 2 से 26 को काटिए तो ये 13 आ गया। तो संख्याएं हमको जो मिली वो आई 5, 12 और 13। अब इनको देख लेते हैं कि ये पाइथागोरियन त्रिक होता है कि नहीं होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हम निकालेंगे, मतलब 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होगा? 169, मतलब 13 गुणे 13 169। ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, इसका मतलब 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 5 का वर्ग होगा 25, 12 का 144 होता है, जोड़ दीजिए तो 169 आएगा। इसका मतलब 13 का वर्ग बराबर है 5 का वर्ग प्लस 12 के वर्ग के। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं अतः ये पाइथागोरियन त्रिक है। अतः 5, 12 और 13 पाइथागोरियन
त्रिक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक विषम संख्या लेकर के हमने प्रूव कर दिया कि ये पाइथागोरियन त्रिक बना रहे हैं। इसका मतलब n स्क्वायर माइनस 1/2 और कामा n स्क्वायर प्लस 1/2 ये विषम संख्याओं के लिए एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। आप एक दूसरा नंबर लेकर के भी 7 या 9 या 11 कोई भी नंबर लेकर के आप इसको प्रूव कर सकते हैं, तो ये हमेशा एक पाइथागोरियन त्रिक निकलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा भी समझ में आ गई होगी, और बहुत जल्दी हम लोग आपको अगला अभ्यास 5B उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मैं मोहम्मद खालिद, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।